कुछ देर बाद सागर ने बच्चों को इशारों में अपने कमरे में जाने के लिए कहा। बच्चों के जाने के बाद सागर ने विद्या से कहा कि अगर वह चाहे तो नूतन को अपने साथ रख सकती है, लेकिन एक शर्त है कि विद्या को नूतन को कानूनन गोद लेना होगा और नूतन की सभी जिम्मेदारियां उठानी होगी और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी का वारिस नूतन को बनाना होगा। विद्या को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो पहले ही यह सब सोच कर आई थी। वह तो बस इस बात से खुश होकर झूमने लगे कि अब कोई उसके साथ रहेगा, अब घर उसे खाने को नहीं दौड़ेगा। नूतन, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 4 वर्ष ही थी, उसे इन सब बातों का कहाँ पता था कि अब उसे अपनी बुआ के साथ ही रहना पड़ेगा। वह तो बस इस बात से खुश थी कि उसे अपनी मम्मी की डांट नहीं खानी पड़ेगी। वह तो अपनी प्यारी बुआ के साथ ही रहना चाहती थी, जो उसे चॉकलेट्स दिलाती थी और बहुत प्यार करती थी। अब विद्या और नूतन खुशी खुशी रहने लगे। जब विद्या स्कूल जाती तो नूतन को भी अपने साथ ले जाती। नूतन भी विद्या के स्कूल में पढ़ने लगी। इसी तरह समय बीतता गया और अब नूतन 25 वर्ष की वयस्क हो गई और कुछ समय बाद विद्या ने एक अच्छा सा इंजीनियर लड़का देखकर नूतन की शादी कर दी। विद्या ने शादी करते समय यह ध्यान रखा था कि लड़का विद्या के शहर से ही हो, ताकि वह विद्या के पास ही रहे। इसी लालच में विद्या ने नूतन की शादी किसी सरकारी ऑफिसर के साथ नहीं की, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि सरकारी ऑफिसर का कभी भी तबादला हो सकता है। यह बात उसने कभी नूतन को नहीं बताई। नूतन अपने पति हर्ष के साथ बहुत ही खुश रहती थी। जीवन भी नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया। नूतन के घर से चले जाने के बाद विद्या फिर से अकेली हो गई, लेकिन उसने अपने आप को समझा लिया था कि हर लड़की को एक न एक दिन अपने घर जाना ही है, और यह सोचकर विद्या ने अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा लिया। समय पर तो जैसे पंख लगे होते हैं, समय बीतते देर कहाँ लगती है। समय गुजरने के साथ ही अब नूतन 38 वर्ष की महिला हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे, पारुल और कृतिका। विद्या की भी उम्र ढलने लगी थी। उम्र के 65वें पड़ाव पर आकर विद्या के हाथ पैर अब जवाब देने लगे थे। अब कोई तो चाहिए था जो उसकी देखभाल कर सके। नूतन से विद्या की अक्सर फोन पर बातें हुआ करती थी और नूतन विद्या को अक्सर अपने साथ रहने के लिए कहा करती थी, पर विद्या ही इसे टाल दिया करती थी। विद्या सोचती थी कि क्यों अपने लड़की दामाद पर बोझ बने। इसी सोच के कारण विद्या कभी नूतन के साथ रहने नहीं जा पाई। एक दिन विद्या सुबह सुबह घर के दरवाजे पर पानी डाल रही थी और अचानक दरवाजे की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। जब सामने रह रहे शर्मा जी के बेटे ने उन्हें फिसल कर गिरते हुए देखा तो दौड़कर उन्हें उठा लिया, पर विद्या बहुत ज्यादा करा रही थी। शर्मा जी का बेटा तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने विद्या को फ्रैक्चर हो गया है कहकर सीधे हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद नूतन और हर्ष भी हॉस्पिटल पहुंच गए और सागर और उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल पहुंचे। कुछ देर तक सभी लोग विद्या से बात करते रहे और फिर विद्या को कहा कि अब वह नूतन और हर्ष के साथ ही रहेगी, कहीं फिर से ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो। अब विद्या नूतन और हर्ष के घर आ गई। कुछ दिनों बाद विद्या का मन कृतिका और पारुल में रम गया। दोनों ही बच्चियां बहुत ही प्यारी थी। दोनों हमेशा नानी नानी कहकर विद्या से चिपकी रहती। विद्या भी दोनों को बहुत प्यार करती थी। नूतन ने भी विद्या की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तन मन धन से हमेशा विद्या की सेवा में लगी रहती। विद्या भी नूतन के इस सेवा भाव को देखकर बहुत खुश थी। उसे लगता कि नूतन को रखने का फैसला बिल्कुल सही था। अभी प्लास्टर चढ़े हुए 10 ही दिन बीते थे। विद्या घर में बने हुए गार्डन में टहल रही थी। थोड़ी देर गार्डन में टहलने के बाद विद्या अपने कमरे की ओर जाने लगी। जैसे ही वह गार्डन से लगे हुए घर के दरवाजे से चढ़ने लगी तो गार्डन में पड़े हुए पानी के कारण उसकी चप्पल गीली हो गई थी।
और वह सीढ़ियों से फिसल गई। नूतन विद्या की कराह सुनकर तुरंत ही विद्या के तरफ दौड़ी और उसने विद्या को जमीन पर गिरा पाया। नूतन ने तुरंत ही हर्ष और एम्बुलेंस को कॉल किया। हर्ष विद्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। कुछ देर बाद विद्या का एक्सरे किया गया। डॉक्टर ने बताया कि विद्या जी हिप बोन टूट गई है, अब विद्या कभी चल फिर नहीं पाएगी। हर्ष ने विद्या को यह बात नहीं बताई और विद्या को घर ले आया। अब विद्या घर के कोने में बेड पर ही पड़ी रहती। उसे लैट्रिन बाथरूम जाने तक के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। वह खुद से टॉयलेट करने भी नहीं जा सकती थी। विद्या मन ही मन सोचती कि वह कभी भी नूतन और हर्ष पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर नियति को देखो यही मंजूर था। विद्या अक्सर उदास रहने लगी। बच्चे भी कमरे में आने वाली दुर्गंध के कारण विद्या के पास नहीं आया करते थे। नजर और कानों ने भी अब जवाब दे दिया था, जिसके कारण विद्या टीवी भी नहीं देख पाती थी। कई बार बेड पर ही लैट्रिन बाथरूम कर देने के कारण नूतन भी अब चिड़चिड़ी सी हो गई थी और हर्ष भी कन्नी काटने लगा था। विद्या को यह सब समझ आता था, पर वह कर भी क्या सकती थी। वह तो सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि है ईश्वर मुझे जल्दी से जल्दी अपने पास बुला ले। सर्दियों का समय था। विद्या नूतन से अक्सर जिद किया करती थी कि वह उसे छत पर ले जाए। बहुत दिनों से उसने धूप नहीं देखी है। थोड़ी देर धूप में बैठेगी तो उसे ठंड नहीं लगेगी, पर नूतन इस बात को अक्सर टाल दिया करती थी। एक दिन विद्या ने जिद पकड़ ली कि आज तो उसे छत पर जाना ही है, वरना वह खाना भी नहीं खाएगी। नूतन ने बहुत समझाया कि वह उसे अकेले छत पर नहीं ले जा सकती और दोपहर में जब धूप होती है तब हर्ष भी घर में नहीं रहते, पर विद्या मानने को तैयार कहाँ थी। उसे तो छत पर जाना था, उसे तो धूप देखना था। इसी जिद के कारण दिन भर विद्या ने खाना नहीं खाया। शाम को जब हर्ष आया तो उसने भी विद्या को समझाया कि मम्मी आप खाना खा लो, मैं आपको कल छत पर ले जाऊंगा। तब भी विद्या ने खाने का एक निवाला नहीं खाया। उसे तो छत पर ही जाना था, उसे तो धूप देखनी थी। दूसरे दिन हर्ष को अचानक से ऑफिस से कॉल आ गया और उसे ऑफिस जाना पड़ा। जब नूतन खाने की थाली लेकर पहुंची तो विद्या ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उसकी जिद अभी भी जारी थी, उसे तो छत पर जाना था। नूतन का मन पसीज गया। सोचने लगी इस डोकरी माता ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। कैसे ना कैसे करके मैं इन्हें छत पर ले ही जाती हूँ। वैसे भी बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं, अगर वह जिद पकड़ते हैं तो उसे मनवा कर ही मानते हैं। नूतन ने अपने पड़ोसी के लड़के को बुलाया और उसकी सहायता से विद्या को छत पर ले गई। छत पर पहुंचकर विद्या बहुत ही खुश लग रही थी, जैसे पता नहीं उसे कौन सा खजाना मिल गया हो। नूतन ने विद्या से कहा कि अब तो वह खाना खा ले। विद्या ने भी हाँ में सर हिला दिया। नूतन नीचे खाना लेने पहुंच गई और बड़े मन से किचन में जाकर थाली में खाना लगाने लगी। आज उसने विद्या के पसंदीदा गोभी के परांठे बनाए थे। थाली लगाते हुए सोच रही थी कि विद्या ने कितने लाड प्यार से उसे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी जगह शादी की और अपने जीवन भर की कमाई उसके हाथों में सौंप दी। यह सब सोचकर नूतन की आंखें भर आई थी। अचानक उसे जोर की आवाज सुनाई दी और लोगों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। उसे लगा शायद किसी के घर झगड़ा हो रहा है। नूतन थाली लेकर छत पर पहुंची, पर विद्या उसे छत पर कहीं दिखाई नहीं दी। नूतन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने नीचे से आने वाली आवाजों की तरफ अपना रुख किया और छत से झांक कर देखा। विद्या खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके हाथ से थाली छूट गई और उसके मुंह से जोर की चीख निकली।